अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं ज़िया महमूद अहमद। मेरे वालिद और कई असातिज़ा का बचपन तकसीम या आज़ादी से पहले गुजरा था। उनकी ज़बानी उस ज़माने की काफ़ी बातें सुनने को मिली। मसलन हमारे एक टीचर बताते थे कि पेशावर में उनके मोहल्ले में ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की हुआ करती थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर हमेशा लाला जी की दुकान पर सौदा लेने जाया करते थे। ऐसा क्यों था? पहली वजह वो ये बताते कि लाला जी की दुकान पर सौदा हमेशा साफ सुथरा मिलता और भाव भी अच्छा मिलता बाजार से। दूसरी बात, वो सबको उधार खाते में सौदा दे दिया करते थे और फिर उसका बहुत साफ शफाफ खाता भी रखते थे। और तीसरी और सबसे अहम बात ये थी कि जब भी वो सौदा घर का सौदा लेने जाते तो लाला जी सौदे के अलावा तोहफे में उनको गुड़ की एक गज्जक या कोई चॉकलेट उस जमाने की या कोई ऐसी चीज तोहफे में दी जरूर दिया करते थे। सब लोग मिलकर रहते थे। मसले मसाइल तब भी आ जाया करते थे, लेकिन उनका मिलकर कोई हल निकाल लिया जाता था। फिर तकसीम या आज़ादी हो गई और मुख्तलिफ हालात के कारण हम एक दूसरे से दूर होते चले गए और अब हम एक दूसरे के बारे में जानकारी बहुत कम रखते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ गया और अब हमें काफ़ी सहूलत हो गई, काफ़ी आसानी हो गई एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त शकील चौधरी साहब के प्रोग्राम में धार्मिक त्रिवेदी जी को बात करते देखा। धार्मिक त्रिवेदी जी एक नौजवान बिजनेसमैन है, भावनगर गुजरात से ताल्लुक है। भावनगर वो पहली प्रिंसली स्टेट थी जिसने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन की थी। लेकिन जो मुझे बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि इन्होंने बताया कि ये आरएसएस के मेंबर भी हैं। अब मैं एक तरफ बड़ा हैरान हुआ कि भाई एक बंदा बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत बैलेंस किस्म की बातें कर रहा है, दोस्ती की बातें कर रहा है और फिर वो आरएसएस का मेंबर भी हो। तो मुझे इनसे बात करने का शौक हुआ और मैंने इनसे रब्ता किया और इनको दावत दी कि आप मेरे प्रोग्राम में हम इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, इस टॉपिक पर। और ये मेरे प्रोग्राम में आ गए। तो इसलिए धार्मिक त्रिवेदी जी एक दफा फिर आपका धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ या इंट्रोडक्शन पेश कर दें। नमस्ते सिया भाई। क्यों? मैं भावनगर, आपने तो सब पहले बता ही दिया, भावनगर से हूँ। जी। और मैं अभी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के बिजनेस में हूँ। अच्छा अच्छा। और साथ में मैं एक्सटर्नल स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, वैसे मुझे जनरली बता दीजिएगा कि आपके पास कोविड की क्या सिचुएशन है और वैक्सीनेशन किस हिसाब से हो रही हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। हाँ, कोविड चैलेंज तो था, लेकिन कहूँ कि पहली जो वेव थी, जी पिछले साल जो पहला लॉकडाउन लगा, तब के टाइम पे क्या प्रॉब्लम था कि, और ये दुनिया भर में था, जी जी कि टेस्ट करने की फैसिलिटी ज्यादातर लोगों के पास नहीं थी, जी जी ज्यादातर मुल्कों के पास। जी फिर कहे कि कोई भी मुसीबत आती है तो उसमें से हल भी हम खुद ही निकाल सकते हैं। जी जी तो यहाँ के साइंटिस्टों वगैरह ने वो टेस्टिंग किट वगैरह सब बनाई और उसके डेवलप होके जी जी। पहली वेव हमने सफर कर ली। फिर दूसरी वेव आई, तब तक वैक्सीन आ चुकी थी। ठीक है। और धीमे धीमे, और अनफॉर्चुनेटली पहली और दूसरी दोनों वेव में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था। ओ तेरी, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसका कारण है, हम लोग सेवा देने जाते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक आरएसएस में से ही जाते थे। तो ठीक। और मेरे जैसे बहुत थे अच्छा। कि कहे ना, कभी वो कोविड का मंजर तो पूरी दुनिया भर को जिंदगी भर याद रहने वाला है। जी जी कि कुछ कुछ बातें हमने जिया भाई ऐसी देखी कि कोई बूढ़े लोग हो, अभी बूढ़ों को कोविड ज्यादा इफेक्ट कर रहा था तब। जी ये जी मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो करोड़पति होते हैं, लेकिन बूढ़े होते हैं, माँ बाप को कोविड हुआ होता है, तो जो बेटे होते हैं उसको कहते हैं कि भाई अभी ये इंतकाल कर गए, तो वो बोलते हैं कि अभी उसका होना था, हो गया, हमको बहुत दुख है, रोते भी थे, लेकिन वो डेड बॉडी का अंतिम क्रिया करने से डरते थे। हाँ ठीक। लेकिन तब उस समय में हमारे संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, और भी बहुत सारे वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन, सब जैन ऑर्गेनाइजेशन, जी जी। सबने मिलके वो सब काम भी हमने किया था। तो अच्छा। उस
सिलसिले में मैं 2 बार पॉजिटिव हो गया था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो हाँ। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं आरएसएस की तरफ, लेकिन मैं सबसे पहले आरएसएस का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2-3 लाइनों में कराना चाहता हूँ कि आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, स्वयं सेवक का मतलब होता है रजाकार या वॉलंटियर, और संघ का मतलब है तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह इसका मतलब आप इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी आगे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को कलेक्टिवली कहा जाता है संघ परिवार। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक, इस संघ परिवार का एक हिस्सा, उसका नाम मुस्लिम मोर्चा भी है, और आरएसएस की मेंबरशिप में कई मुस्लिम्स भी शामिल हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो धार्मिक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की मौजूदगी में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार को अलग से आरएसएस बनाने का ख्याल क्यों आया, जबकि वो खुद कांग्रेस के मेंबर भी थे, कई साल रहे, और वो कांग्रेस की मूवमेंट में भी शामिल थे और जेल में भी गए कांग्रेस की वजह से। हम्म। उस टाइम में क्या था जिया भाई कि जैसे आज एक कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, जी जी। तब पॉलिटिकल पार्टी एक सेंस में हम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों की आवाज कहे कि तब ब्रिटिशर्स के खिलाफ या फिर इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए कोई अगर मंच था तो वो एकमात्र कांग्रेस ही था। जी और छोटे छोटे मंच थे बहुत सारे, लेकिन वो कोई इतने क्रेडिबल नहीं थे। जी जी। जो मैच सपोर्ट था हम्म। सारे इंडिया में, ठीक वो है। कांग्रेस को था। ठीक है। कि हम गिने कि आज का जो डूरंट लाइन से चालू करे तो बर्मा तक, जी ये जी। सब जगह कांग्रेस का इतना होल्ड था जी बिल्कुल ठीक। तब के टाइम में। हाँ, और फिर एक सिचुएशन ऐसा आया कि जब जब तब मुस्लिम लीग तब बन चुकी थी जी जी, मुस्लिम लीग बन चुकी थी 1906 में पहले। बन। और टू नेशन थियरी तो खैर 18th सेंचुरी एंड में ही उसका ख्याल दे दिया गया था। चलिए ठीक है, वो तब एक से अलग टॉपिक है, उस पर हम था। नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। नहीं, इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। संघ की फाउंडेशन के लिए कुछ फैक्टर ज्यादा जो जिम्मेदार थे, जी जी। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी कि एक तो इतने सालों का डिस्ट्रक्शन था हिंदू सोसाइटी का। जी। जी और हमारी नजर में हम गिने तो हिंदू मतलब इंडियन सोसाइटी, जी बिल्कुल ठीक। जिसमें प्राउडली हम कहते हैं कि जो भी इंडियन है जी जी वो हिंदू है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक। बाकी बात रही रिलीजन की, जी तो जी। जितने भी इंडिक रिलीजन है जी जी। वो हिंदू में काउंट हम करते हैं। ठीक है। कुछ इसमें एक्सक्यूज लेंगे कि भाई इसमें मुस्लिम कहाँ, क्रिश्चियन कहाँ, हम्म। लेकिन उसका भी आपको फर्क दिखेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान, चाहे अफगानिस्तान का हो या श्रीलंका का हो या यूपी बिहार एमपी का हो, हम्म। और बाकी में फर्क तो आपको दिख ही जाएगा। तो उसमें कल्चरल डिफरेंस इंडियन तो नेशन, होता है। मैं संघ पे आता हूँ जी जी। कि ये सब एरा था जो कि ठीक है। इतने साल का डिस्ट्रक्शन वगैरह। और तब के टाइम पे कांग्रेस एक मंच ऐसा थी कि जिसमें सब अब आजादी के लिए आवाज उठा रहे थे। जी जी। फिर मुस्लिम लीग का थोड़ा राइज हुआ, ठीक है। और उसने एक तरफ कांग्रेस थी जिसका एक था बात कि उसमें एक बात है कि 80% लोग ज्यादातर हिंदू हो गए क्योंकि मेजोरिटी कंट्री हिंदुओं का था। जी जी। और मुस्लिम लीग का जब उदय हुआ तो उसने ऐसा साबित करने की ट्राई की कि ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। जी जी बिल्कुल ठीक। ये बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। और बहुत सारे मुस्लिमों को उसने ऐसा कहे कि ये चूरन देने में वो सफल भी हो गए हम्म। कि ये कांग्रेस है वो मुस्लिम हिंदुओं की ही सिर्फ पार्टी है। ठीक है। उसके लिए बाकी सब जो मुसलमान थे ज्यादातर वो धीरे धीरे मुस्लिम लीग की तरफ जाने लगे। ठीक। तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन तब के टाइम पे पहली बार ऐसा चालू हुआ कि कुछ एक्ट्स कांग्रेस के, जी जी। कि मुस्लिम अपीजमेंट चालू हुआ। अच्छा। और बहुत सारी जगह पे मुस्लिम अपीजमेंट का ये हाल था, जैसे मोपिला मैसेकर आपने सुना होगा। जी जी, जी हाँ भाई। जी जी, आप बात करें।
मोपिला मैसेकर आपने सुना होगा कि हम्म, जो तुर्की का खलीफा का जो कुर्सी गया जी जी ऑटोमन एम्पायर का, जी जी। तो तब के टाइम पे यहाँ पे जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसमें ऐसा, बाकी यहाँ के जो मुसलमान थे वो तो ज्यादातर कहे कि अगर मैं धार्मिक हूँ और मेरा दोस्त कोई अली भाई है और हम्म, साथ में बैठे होंगे कोई जी और जी 2-3 दिन हमारे साथ में रहे तो कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जी जी। क्योंकि दोनों साथ में मजारों की भी आटे मारते हैं, मंदिर पे भी वो मेरे से ज्यादा मेरे पास आते हैं, हम्म। तो वो तब भी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है। लेकिन एक अपीजमेंट का फैक्शन जब आया जी जी। और मोपला मैसेकर एक था कि जब कुर्सी गया तो यहाँ के जो केरल का ये वाकया है, अच्छा तो यहाँ के जो मुस्लिम थे वो थोड़ा क्रोधित हुए, अच्छा। गुस्से में आए। अभी अंग्रेजों के साथ उसका दुश्मनी हुआ कि भाई हमारे खलीफा की, वैसे वो खलीफा उसका कहता भी था भी नहीं, जी जी, वो एक टर्की का। पाकिस्तानी थे और वो तो टर्की का था, लेकिन हम्म अंग्रेजों के साथ उसका डिफरेंस हुआ कि तुमने हमारे खलीफा को हटा दिया। हम्म। उसका गुस्सा उसने किस पे उतारा? 6,000 हिंदुओं की जान लेके। अच्छा, तो आप कहते हो कि मोपिला में साकर में 6,000 हिंदू चले गए? जी, 6,000 ज्यादा गए थे, ये जी। सरकारी आंकड़ा 6,000 अच्छा। इतने हुए। और तब के टाइम पे ये बात, और फिर क्या, एक ह्यूमन नेचर है, रिटेलिएशन तो होगा, बिल्कुल ठीक, रिटेलिएशन तो और होगी। ये साइंस का भी नियम है। हम्म। न्यूटन कहते थे एवरी एक्शन इज जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ठीक। फॉर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये बात तब हुई, और तब के टाइम पे हिंदू सोसाइटी में कुछ धड़े में एक हम्म। बात आई कि जी। इतना बड़ा कांड हुआ, और तब के टाइम पे गांधी जी, बाकी जो कांग्रेसी थे, हम्म उन सब ने ऐसा कुछ क्रिटिसाइज भी नहीं किया। हम्म। और दूसरी बात कि खिलाफत आंदोलन चालू करवाया कि तुर्की के खलीफा की खिलाफत वापस करवाने के लिए हम्म। खिलाफत आंदोलन कांग्रेस ने इंडिया में चालू करवाया। नहीं नहीं, देखिए वो तो ऐसा था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी कांग्रेस की, और खिलाफत मूवमेंट, तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर ये आंदोलन करेंगे। मिलकर करते हैं। देखो, वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो तो उससे पहले चालू हो चुकी थी, जी बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ स्पीचेस भी गांधी जी की तरफ की थी और कांग्रेस की बहुत सारे लीडर्स की, फिर जी जो मौलाना आजाद थे उसकी। जी जी। तो जो खिलाफत आंदोलन था हम्म उसमें मुस्लिमों को शामिल करने के लिए हम्म। ये तुर्की वाली बात भी डाल दी कि खलीफा की कुर्सी वापस दे दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो कुछ दूरंदेशी वाले थे, दूर की सोच रखने वाले, जैसे जो आरएसएस के फाउंडर थे गुरुजी, हेडगेवार गुरुजी, जी वो ये दूरंदेशी जान गए कि मान लो कि ये डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए अभी ये हमने कुछ छोटी चूरन की पुड़िया दे दी, अच्छा लेकिन वो सोचते थे कि आगे इसका बहुत खराब प्रभाव हो सकता है, अच्छा। कि चल। फिर ये बात बात पे ऐसी बात आएगी। और वो सच भी हुए। अच्छा आज की तारीख में हम 70 साल से कांग्रेस रूल देखते हैं तो अपीसमेंट उसका पहला टूल रहा। अच्छा। और तब पे आते कि तब जो हेडगेवार गुरु जी थे वो भी कांग्रेस के ही मेंबर थे। बिल्कुल और जो ठीक। हमारा एक रीजन है, जो एक प्रोविंस है, महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र के अंदर आता है विदर्भ। जी जी। तब के टाइम पे विदर्भ प्रोविंस के वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रोविंस प्रेसिडेंट, और प्योर कांग्रेस ही थे और बिल्कुल गांधीवादी भी वो थे। बिल्कुल ठीक, गांधी के जो जेल में एथिक्स भी थे, गए उनकी वजह से। हाँ, और गांधी के जो एथिक्स थे, जो उसके नॉन वायलेंस के वगैरह के जो ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स थे, जो जैन वैल्यूज थी, उसको भी वो सपोर्ट करते थे। ठीक है। और ये बात उसने अपने कांग्रेस के ऊपरी अधिकारियों वगैरह को बताई तब के टाइम पे कि ये अपीजमेंट गलत है, अच्छा, एक बैलेंस रखना इसे चाहिए इससे उन्होंने कहा। एक बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा और कुछ भी बात मनवाने के लिए आप अभी अगर हम गिने कि ये अपीज करके इसका सपोर्ट ले लेंगे, फिर ये एक टूल बन जाएगा कि अच्छा सपोर्ट देने के लिए अपीजमेंट, सपोर्ट देने के लिए अच्छा। अपीजमेंट। अच्छा अच्छा, तो आप कहते हैं कि उस और बैलेंस को रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन लेकिन बनाए। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। फिर उसने सोचा कि बाजू में मुस्लिम लीग तो खड़ी हो गई थी जो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही थी, जी और बिल्कुल। ये कांग्रेस थी कि जो सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, लेकिन सब लोगों की बात। आफ्टर ऑल अपीज नहीं, आफ्टर ऑल अपीज मुस्लिम्स को कर रही थी, बात सब लोगों को कर रही थी, लेकिन अच्छा अपीज मुस्लिम को कर रही थी। ठीक ठीक।
ये बहुत विरोधाभास गुरुजी को तब दिखा, अच्छा। इसलिए उसने आरएसएस की स्थापना की। ठीक है। और ये हुई 1925 में। हाँ जी जी, 1925 में। 2 दिन बाद उसका फाउंडेशन डे है, जी जी विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन। जी। तब के टाइम पे ये फाउंडेशन हुआ आरएसएस का। अच्छा ठीक। और फिर जुड़ते गए लोग। शुरुआत जो हुई थी वो 4 लोगों से हुई थी। अच्छा बिल्कुल ठीक, शुरुआत 4 लोगों से हुई थी, बिल्कुल ठीक। और ये नॉन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक। जिसका पॉलिटिक्स से कुछ भी नाता नहीं था। अच्छा, इसी उसी सिलसिले में मेरा आपसे सवाल है कि देखिए, आरएसएस ने कांग्रेस को एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम्म। अपने मेंबर्स को भी कहा कि अगर कोई कांग्रेस को में कोई किसी आंदोलन में जाना चाहता है, किसी उसमें जाना चाहता है, तो हम मना भी किसी को नहीं करेंगे कि वो पर्सनल कैपेसिटी में जा रहा है। तो हम्म। ये दो एक्सट्रीम्स नहीं हो गई कि एक तरफ आप सपोर्ट नहीं कर रहे और दूसरी तरफ आप किसी को मना भी नहीं कर रहे कि कोई जाए। एज ए ऑर्गेनाइजेशन संघ तब इसलिए नहीं जा सकता था, जी जी क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चाहती जी जी। तो बैन भी कर सकती थी। कांग्रेस तो छोड़ो कि एक बड़ी ताकत थी, इसलिए उसको तो ब्रिटिश बैन नहीं कर सकते थे। ठीक। लेकिन ये एक छोटा ग्रुप था, अगर ये किसी की नजर में आ गया तो फटाक से बैन हो जाएगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल बहुत दूर वाले थे, तो अच्छा चाहते थे कि ये शुरू होते ही बैन ना हो जाए। अच्छा। तो उन्होंने तो ये नॉन पॉलिटिकल था, अच्छा, वैसे नॉन भी नॉन पॉलिटिकल रखा और उसको पॉलिटिकल था। प्रोटेक्ट रखा के। प्रोटेक्ट रखा, हाँ। अच्छा कि उसके काम भी क्या थे, कि ठीक। जैसे हमारे में तब के टाइम पे कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थे, जी जी छुआछूत वगैरह, अनटचेबिलिटी। ठीक। तो संघ संघ ने तब ये भूमिका निभाई कि जो सोशल अवेयरनेस थी हम्म। वो सब डेवलप की। और कुछ संघ के लोगों ने मंदिर बनवाए। वरना कुछ समय ऐसा था कि जो पर्टिकुलर कोई ऐसा मंदिर होता है जिसमें कुछ कास्ट के लोग जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते, ऐसा सब प्रॉब्लम था। जी जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, बाज दफा सुना है हमने। उसको नाबूद करने के लिए संघ के लोग आगे आए। अच्छा, उस और कास्ट सिस्टम को खत्म हाँ, करने के लिए आए। खत्म करने के लिए। और एक बात मैं बताऊं कि खुद महात्मा गांधी जी भी एक बार संघ की शाखा में आए थे अच्छा विजिट करने के लिए। और वो ये देख के बहुत खुश हुए अच्छा। कि संघ में हम्म। जो अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, वो भी साथ में बैठा है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा कि इसमें ये अच्छा, कौन सी कुछ कास्ट का है। ये तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा त्रिवेदी भाई, हम देखते हैं कि जब हम आरएसएस के वॉलंटियर्स की तस्वीरें देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है और सर पे टोपी हाँ। भी है और आर्मी वालों की तरह ड्रिल भी कर रहे हैं। तो ये क्या एक हम इसे मिलिटेंट माइंडसेट नहीं कह सकते? और फिर ये भी है कि कई दफा ऐसा हुआ है कि जंगों में आरएसएस के वॉलंटियर्स बॉर्डर्स तक भी गए हैं। ठीक है, पहले मैं मिलिटेंट लुक वाली बात कर देता हूँ। जी जी जो ये हमको वहां पे एक तो शाखा में रोज जाते हैं। जी जी मैं मेरा कहूँ दिया भाई, तो आपने वो शकील भाई के साथ सुना होगा जी जी कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। जी जी और तब मैं क्रिकेट खेलने ग्राउंड पे जाता था और सबको ऐसे देखता था, और बड़ी बड़ी उम्र के लोग, मेरे पिताजी की उम्र के लोग भी, वो खाकी चड्डी पहन के वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी तो जी बच्चे होते हैं तब एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, और थोड़ा हंसते थे कि ये इतनी बड़ी उम्र के होके चड्डी पहन के खड़े हैं। जी 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 बिल्कुल तो ठीक ये आपने सब बात। देखते रहे। फिर एक दो बार क्या हुआ कि कुछ हमारी उम्र के लड़कों को हमने देखा उधर। जी जी तो उसको देख के हम बातचीत किए कि बोले हम भी आपके साथ ऐसा करें, तो बोला कि करो। जी जी। तब से हम भी वहां पे एक्सरसाइज करने लगे। फिर अच्छा। धीमे धीमे वहां पे जाने लगे, फिर समझने लगे ये क्या है। जी जी हम कहे कि 14-15 साल के हुए तब तक हमको ये पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, रोज जाते थे। अच्छा जो बाकी सब कर रहे थे वो सब हम भी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। और रूटीन जो होता है शाखा का, कि जो बड़े हमारे हो गए, हम्म जो जैसे हम तब बाल स्वयंसेवक थे, हम्म छोटी उम्र के। तो हम्म, जो बड़ी उम्र के स्वयंसेवक हो गए वो हमको कहेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है घर पे सब बरोबर है, कि अभी एग्जाम का क्या तैयारी कर रहे हो। ठीक है। बाकी के जो लोग जो धंधा वगैरह करते हैं उसको वो पूछेंगे कि धंधा कैसा चल रहा है। अच्छा। ये सब रूटीन होता था। और तब के टाइम पे क्या था कि जो ये आपने कहा कि हाथ में लठ होता है, जी जी
वो उसका मैं बताऊं कि लठ जो है वो कोई हथियार हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम्म। एक वो सांस्कृतिक प्रतीक कह सकते हैं हम। अच्छा। जो जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर जो वो चरवाहे वगैरह होते हैं, वो उसके हाथ में भी लठ तो होता है। वो तो लठ कल्चरल चीज है, होती ही होती थी। वो, हाँ, और उसको हम हथियार आज की तारीख में नहीं कह सकते, तब की तारीख में हथियार कह सकते थे। जी जी। लेकिन वो एक डिसिप्लिन के लिए एक दी गई चीज थी। अच्छा। मैं पर्सनली मेरी बात बताऊं कि मुझे वो लठ चलाना आता है। अच्छा, लट चलाना आता है। हाँ, लठ चलाना आता है। हम्म। लेकिन मैं मेरे घर पे वो जो मच्छर मारने का रैकेट आता है ना, जी जी। वो एक बार लाया तो मेरी दादी ने मना कर दिया कि ये मच्छर मरेंगे तो हमको पाप लगेगा। अच्छा। अभी ठीक। अभी ये ऐसा सोचने वाले लोग कोई वो डंडे को किसी पे मारने तो जाएंगे नहीं। अच्छा अच्छा। वो इट्स अ पार्ट ऑफ ओनली यूनिफॉर्म। अच्छा, पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म आप कहते हो। और जो वॉर की बात की, जी जी। जब वॉर तो बाद में आया, लेकिन जब पार्टीशन भी हुआ, जी जी। पार्टीशन के टाइम पे जो रेफ्यूजी आ रहे थे, उसमें से 80% रेफ्यूजियों के लिए जी जी। जो टेंट वगैरह का, राशन वगैरह का, जी जी। जो खिलाने पिलाने का, वो सब बंदोबस्त संघ के स्वयंसेवक नहीं किया था। जी जी। और निस्वार्थ सेवा, उसके बदले में कुछ मिलता भी नहीं है और चाहिए भी नहीं। जी जी। जो संघ के लोग होते हैं वो ज्यादातर कोई भी अच्छा काम हो, और जैसे बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कुछ हम्म। क्या कहते हैं उसको, जो इनाम वगैरह देने के लिए एक सेरेमनी रखते हैं। जी जी। संघ में वो मनाही है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जो हमारे बड़े होते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, हम अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा करने के बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छा, हम इनाम नहीं देते कभी। बॉटम लाइन ये क्या, हम सेवा करेंगे लेकिन उसके बदले में एक्सपेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ये सिखाया नहीं, जाता है। और यही गीता सिद्धांत है। अच्छा। ठीक ठीक। अगर हम कहें कि इंडियन जो कल्चर है उसका सिद्धांत भी यही है, बिल्कुल ठीक। सेवा परम धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हाँ, मैंने देखा ये है। जो जी जी। जंग की बात आपने की, जी जी। जो लठ वगैरह देगा, फिर जंग की बात आती है। एक तो पार्टीशन के समय में हमने ये सब किया, जी। फिर जो वॉर थी चाइना के साथ हमारी, 62 की। वो समय कैसा था कि एक तो तब इंडिया एक गरीब देश था। बिल्कुल ठीक। जो आज का इंडिया है और तब का था, उसमें जमीन बिल्कुल आसमान का फेर बिल्कुल था। डिफरेंस था, बिल्कुल ठीक। और तब के टाइम पे जो अंग्रेजों का छोड़ा हुआ एम्यूनिशन फैक्ट्री वगैरह थी, जी जी। और बाकी जो हथियार वगैरह के डेपो थे, हम्म। वो 1947 से लेके 62 तक जी जी। नेहरू जी ने बहुत सारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो बंद करवा दी थी। अच्छा, नेहरू जी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ही बंद करवाई। क्योंकि वो कुछ ऐसी हवा में थे कि हम गांधीवादी हैं, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। अच्छा वो एक ऐसी खाबोखियाली में थे। अच्छा। इसलिए इसलिए उसने आर्मी भी बहुत कम कर दी, ये भी सब घटा दिया। तो तब के टाइम पे क्या हुआ कि वेपन्स की तो किल्लत थी, ठीक है। फिर फौजियों की तब थोड़ी बहुत कमी आ गई थी। अच्छा। क्योंकि एक टाइम था कि जब अंग्रेज जा रहे थे तब हमारी फौज 25 लाख की थी, जी। और सडनली वो फौज 3 लाख की हो जाए तो कितनी बड़ी कमी हुई होगी। ठीक ठीक। ये सब प्रॉब्लम था। और फौजियों के लिए सियाचिन वगैरह जैसे एरिया में, लद्दाख के उस पार के अरुणाचल तिब्बत में, हम्म। जो बर्फ के जूते होते हैं वो तो दूर की बात, चप्पलें पहन के फौजी जा रहे थे। हाँ हाँ, शुरू में तो बाकी ऐसी सिचुएशन थी, बिल्कुल ठीक। बाकी ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों का एक जज्बा अच्छा कि वो दौड़ पड़े तब लाठी डंडा लेके, अच्छा और ढेर सारे मारे भी गए। अच्छा। बाकी सब सप्लाई वगैरह में कि भाई फौजी आएगी तो खाना वगैरह सब स्टेशन पे पकाने के लिए। ठीक ठीक। और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पकाने की सहूलियात नहीं थी, तो हम्म। गांव में 50-60 घर हो गए तो वहां से सब जगह से एक एक रोटियां कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इस तरह यानी सेवा करते हैं। इस तरह की सेवा, तो वॉर में ये रोल था। अच्छा अच्छा। अच्छा, त्रिवेदी भाई, हम आगे बात करते हैं। हम देखते हैं कि आरएसएस बात करती है जी अखंड भारत होना चाहिए, और अखंड हम्म। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब शामिल हैं। तो क्या आरएसएस इन सब पर कब्जा करना चाहती है? इनको कब्जा करके एक मुल्क बनाना चाहते हैं आप लोग फिर मुड़ के?
अखंड भारत का कुछ सेक्शन जो आप आरएसएस के साथ बोलते हैं कि जी जो कुछ राइटिंग थी गुरु जी की, जी जी। उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। वो तब के एरा की बात है कि ये पार्टीशन के पहले की बात थी, ठीक है। कि तब भारत वाकई में अखंड भारत था। बिल्कुल ठीक। और पार्टीशन के पहले ये जब सब मुस्लिम लीग का विरोध में वगैरह में कुछ क्या कहा होता है कि अखंड ही रहेगा। जी जी। और पार्टीशन के बाद भी बहुत सालों तक अखंड भारत की बात संघ करता रहा। ठीक और है। भारत के बहुत लोग करते रहे, खुद कांग्रेसी भी करते रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे थे कि जिसके सेंटिमेंट जुड़े थे। जी जी। जैसे बाद में यहाँ आके तो सब क्या से क्या बने, लेकिन दिल से कुछ होता है। जैसे हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह, जी जी। वो भी इधर पाकिस्तानी साइड के पंजाब से इधर आए। जी, इस्लामाबाद से कुछ 39 मील पे उनका गांव आता है। हाँ, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट तो होगा ही उसका। जी जी, उनकी थी, जैसे इंदर कुमार गुजराल साहब की थी, और वो ओपनली कहा भी करते थे इसको, एडमिट। हाँ, वो कहा करते थे। फिर जो हमारे अडवाणी जी थे वो सिंधी है। जी जी, अडवाणी जी हैदराबाद से हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, वो इधर से आए थे। फिर एक समय आया कि संघ ने एक रियलाइज कर लिया कि अब हम ये बात नहीं करते हैं। आज भी हम मानते हैं कि भाई, और एक बात मैं आपको भी बताऊं जी जी। कि कुछ बातें ऐसी है कि जो अखंड भारत को आज भी एग्जिस्ट रखती है। जी जी। जैसे उसकी मैं बात बताता हूँ कि पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक जी और जी। यहाँ थाईलैंड तक हम गिने, जी जी। तो जितनी भी लैंग्वेज होगी उसमें संस्कृत का टच मिलेगा, बिल्कुल ठीक। चाहे भले वो उर्दू हो। मिलता है टच। तो कल्चरली तो अखंड भारत एग्जिस्ट करता है। अच्छा फिर ठीक। लोगों के रहन सहन में लेकिन बॉटम लाइन ये कि आप लोगों की ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है कि इन मुल्कों पे अटैक बिल्कुल कर। नहीं है। अरे दूर की बात नहीं, मैं थोड़ी समय की बताता हूँ कि नेपाल के जो राजा थे, जी जी। उसने 1940 1952 में जी जी। इंडिया को कहा कि मुझे बाकी सब रजवाड़ों के जैसे ही आपके साथ एक्सेशन करना है। अच्छा। तब नेहरू जी ने मना कर दी। क्यों मना क्यों किया भाई, आने देते। अभी वो तो उसकी बात है। जी जी। ये रात भी उसी के साथ चला गया, जी जी जी। लेकिन मना कर दिया। अच्छा। अगर हम ऐसे साम्राज्यवादी सोच के होते कि दूसरों को हड़प लेना है, जी जी। तो वरना हम भी एक्सेप्ट कर लेते उसको। वैसे करना चाहिए था। जी जी। ये नेपाल की आज ये हालत ना होती। वैसे भी नेपाल क्या 3 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ तो हमारे यहाँ रहती है। अच्छा। हाँ, रियल में रहती है। मेरे शहर में ही कम से कम 40-50 हजार रहते होंगे, अच्छा। बहुत सारे लोग। अच्छा चलिए, अच्छा आपने एक बात वाजे कर दी कि पहले संघ की सोच और थी, फिर और हो गई, और अब एक आपने कहा कि कल्चरली किसी हद तक वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर कल्चरली एग्जिस्ट करे और हम कल्चरल सिमिलरिटीज ढूंढते रहे तो कोई इशू नहीं इसमें, तो कोई, ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा।